नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है फोटोन की पूरी टीम की तरफ से। हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 12th के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये हमारे लिए सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि ये क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है आज डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट डालती हैं और किस तरीके से। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक बार रेड कलर, फिर ब्लैक कलर, फिर रेड कलर, फिर ब्लैक कलर। बस इसी तरीके का पैटर्न जो होता है उसको जो है हम फ्रिंजेस कहते हैं। और इस तरीके के पैटर्न जो है जब देखने के लिए हमको नज़र आते हैं तो उससे जो है हमको लाइट के वेव नेचर को प्रूव करने में हेल्प मिलती है। अब आगे क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट, पेन कॉपी उठाओ और बिल्कुल तैयारी से जो है बैठो, ताकि जो है आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हाइजीन प्रिंसिपल क्या है, और हाइजीन प्रिंसिपल में जो है हम लोग वेव फ्रंट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइजीन प्रिंसिपल जो है ये लाइट के वेव नेचर के बारे में बात करता है। वेव नेचर के बारे में बात करता है। अब ये वेव नेचर क्या है? तो ये कहता है कि लाइट जो है वो एज अ वेव मीडियम में आगे बढ़ती है। अब मीडियम लाइट क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए जो है इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे पहले जो है जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर हम लोगों ने इस बारे में बात कर ली थी कि हाइगन प्रिंसिपल क्या है और वेव नेचर क्या है। आज हाइगन प्रिंसिपल के बारे में जो है हम कुछ अलग ढंग से सोचेंगे। आप मान के चलिए कि जब भी वेव क्रिएट होती है तब एक्चुअली में वो उसका रीजन होता है डिस्टरबेंस। ठीक है, और ये डिस्टरबेंस कैसा होता है? वो मीडियम में होता है। कहाँ होता है? मीडियम में। तो मीडियम में एक डिस्टरबेंस होता है। अब ये डिस्टरबेंस जो है वो एनर्जी को आगे प्रोपोगेट करता है। क्या करता है? एनर्जी को आगे लेके जाता है। अब ये एनर्जी मान लीजिए कि जो है यहाँ पर एपिक सेंटर, मतलब जहां पर जो है ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एपिक सेंटर। ठीक है, और ये एपिक सेंटर है और यहाँ से जो है वेव्स जो है जनरेट होना चालू हुई। तो आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर यही हो, एपिक सेंटर ही हो, इस फॉर्म में जो है वेव्स आगे बढ़ती हैं। हम इस वेव में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर जो है सेकेंडरी वेवलेट को जो है सोचें, यहाँ पर ये तो हमारा क्या है भाई? ये हमारा सोर्स है। लेकिन इस पूरे के पूरे वेव में से किसी भी एक पॉइंट को हम सेकेंडरी सोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी सोर्स बोल सकते हैं। और ये सेकेंडरी सोर्स से वेव्स उसी तरीके से बाहर निकल रही होती हैं जिस तरीके से प्राइमरी सोर्स या एपिक सेंटर से जो है वेव्स बाहर निकलती हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ये जो आपको येलो वाला दिखाई दे रहा है, इसमें से ये रेड वाली वेव्स निकली हुई हैं। उसी तरीके से ये जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, इसमें से ये ब्लैक वाली जो है वेव्स बाहर निकली हुई हैं। और ये ब्लू वाले से यहाँ देखो पर्पल वाली वेव्स बाहर निकल रही हैं। तो इस तरीके से हर एक सेकेंडरी सोर्स जो है वो एग्जैक्टली प्राइमरी सोर्स जैसा बिहेव करता है। अब इन सेकेंडरी सोर्सेस के जो है कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो एक ही टाइप से और एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे। आप थोड़ा वेव को देखो, वेव ऐसे चलती है। अब वेव ऐसे चलती है तो आप यहाँ पर एक पॉइंट इमेजिन कर लो, और इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेव नीचे जा रही है, डिक्लाइनिंग है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, वो ऊपर की तरह साइड में हो रहा है। तो इस तरीके से ऐसे सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स जिनका जो है वाइब्रेशन सेम फेज में हो। अब फेज का मतलब क्या होता है भाई? जैसे ये वाला पार्टिकल है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट इसके मिड पोजीशन से कितना है? y है। मान लेते हैं भाई ये मिड पोजीशन है, तो मिड पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट y है और ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी v1 होगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक पॉइंट हम लोगों ने देखा, अब इसकी भी डिस्प्लेसमेंट जो है एग्जैक्टली y है, इसका भी जो है वेलोसिटी v1 है और इसका भी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। जबकि यहाँ पर जो है सेम y वाले डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट में इसका जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो v1 है और ये जो v2 है,
मतलब सॉरी, ये पॉइंट फर्स्ट वाला ए और पॉइंट सेकंड वाला बी, ये दोनों एग्जैक्टली सेम फेज में हैं। सेम फेज में होने का क्या मतलब होता है, इनका डिस्प्लेसमेंट सेम हो और वेलोसिटी सेम हो। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम हो और वेलोसिटी, अगर दोनों चीजें सेम हैं तो सेम वेव में जो है हमको ऐसे दो पॉइंट मिलते हैं जो सेम किस में होते हैं, फेज में होते हैं। और यहां पर जो है हम ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं या ये जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, इनमें से जो है ऐसे कोई पॉइंट्स उठाएंगे जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो टेंजेंशियल लाइन बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो आपको वेव फ्रंट समझ में आ गया। अब ये वेव फ्रंट जो है जिस तरीके से आगे बढ़ता है, हम मान के चलते हैं कि हमारी वेव भी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। यहां तक की कहानी हो जाने के बाद में हम कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। अब कोहेरेंट सोर्सेस क्या हैं और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस क्या हो सकते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस होने के लिए हमारे पास में कुछ कंडीशंस हैं। पहला कि दोनों जो वेव्स हैं, पहले हमारे पास में दो वेव्स होने चाहिए ना भाई, तो दो वेव्स होने चाहिए y1 और y2। अब इन दोनों जो है वेव्स का अगर हम लोग बोले कि इन दोनों वेव्स की जो है फ्रीक्वेंसी वो बिल्कुल सेम है, क्या फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है, इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो इन वेव्स को जो है हम लोग कोहेरेंट वेव बोल सकते हैं। और जिन सोर्सेस से ये वेव्स जो है बन के निकल रहे हैं उनको हम कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे। अब आप समझिए कि ये यहाँ पर जो है हमारा ये वेव नंबर ए और ये वेव नंबर बी हो गया। क्या इनके बीच में सारे के सारे फ्रीक्वेंसी आपको एक जैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और क्या इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है? भाई यहाँ देखो, अगर आप ऐसे लाइन खींचोगे तो यहाँ पर जो है ये जो वेव ए है ये 90 डिग्री में चालू हो रहा है, जबकि वेव 2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री में चालू हो रहा है। तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है और इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो इनको हम बोल देंगे कोहेरेंट सोर्सेस। यहाँ पर देखिए, जिस समय में जो है ये वेव ऊपर जा रही है उसी समय में ये वेव नीचे आ रही है, मतलब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना, फेज डिफरेंस जो है 180 डिग्री है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। और इसलिए जो है हमको क्या बोलेंगे, इनका जो है जो ये दोनों जो वेव्स हैं कैसे हैं, कोहेरेंट वेव्स हैं। ठीक है, तो आपको कोहेरेंट वेव्स और फेज डिफरेंस दोनों समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में जो है दो वेव्स हैं, पहली वेव्स है y1 ये नीचे वाली, और दूसरी वेव्स है y2। अब ये दोनों वेव जो है जो कि कैसी होनी चाहिए, जो कि कोहेरेंट होनी चाहिए। और दो कोहेरेंट सोर्सेज जो है वेव्स जो है अगर एक ही पॉइंट पे एक साथ डिस्प्लेसमेंट जनरेट करेंगे तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट y होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। मतलब देखो यहाँ पर जो है एक पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए जो है y1 पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, इतना है, ठीक है। और दूसरा y2 का डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमको जो है दूसरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखो ये इतना जो है डिस्प्लेसमेंट जो है y2 है। तो अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस पॉइंट पर होगा y3 या y नेट, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों का जो है वेक्टर सम होगा। और ऐसे टाइम में हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसे टाइम में जो है हम इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है अगली बात क्या है कि ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना भैया कि हर बार जो है हमारे पास में ऐसे ही वेव आए जो दोनों के दोनों जो है सेम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा पहला वेव है ये, और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है y1, जबकि यहाँ पर जो है सॉरी ये जो है मान लेते हैं ये वाला पहला वेव है और इसका डिस्प्लेसमेंट है y1, जबकि दूसरा वेव ये y2 है और इसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो जो है इनके
क्या कहना चाहिए, इनके वेक्टर सम के बराबर बनेगा। तो यहाँ पर हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया कि किसी सेम पॉइंट पे अगर दो कोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट कैसे भी जो है वेव्स अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती हैं तो वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। अब इस बेसिस में जो है हम अगली बात क्या कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। यहाँ देखिए कि यहाँ पर इसको बी ले लेते हैं भैया। तो हमारे पास में जो है दो वेव्स हैं, पहला वेव है ए साइन ओमेगा टी और दूसरा वेव जो है वो बी साइन ओमेगा टी है प्लस फाई। अब ये क्या है, ये फेज है, याद है आप लोगों को फेज, ठीक है। तो अब जो है दोनों वेव्स के बीच में जो है कॉमन और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अब इस फेज डिफरेंस के कारण आप यहाँ देखोगे कि हमारा जो है पहले वेव के कारण जो है ये ए वेक्टर हो गया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो सकता है किससे, ए से। और बीच क्योंकि जो है 5 डिग्री में है, 5 उसका जो फेज डिफरेंस है, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। और बी वेक्टर को जो है हम लोग उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस 5 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन 5। अब जो रिजल्टेंट वेव आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा है, तो जो रिजल्टेंट वेव आएगा अगर उसको हम लोग आर वेक्टर मान लेते हैं तो आर वेक्टर को कैसे निकालेंगे भाई, आर वेक्टर के लिए जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 करेंगे। अब देखो y1 के लिए जो है हमारे पास में क्या है, a साइन ओमेगा टी और प्लस y2 के लिए क्या है, b साइन ओमेगा टी प्लस 5। आप लोगों को फॉर्मूला याद है क्या, आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद होगा तो याद करो, हमारे पास में एक फॉर्मूला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। अब यहां से जो है हम लोग यहाँ ये फॉर्मूला डालेंगे तो हमको मिलेगा a साइन ओमेगा टी प्लस, अब ये देखो b को ब्रैकेट में ले लिए और यहां पर मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। अब यहां देखो कि हम लोग यहां पर कर क्या सकते हैं, यहां देखो साइन ओमेगा टी यहां भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग साइन ओमेगा टी को अगर हम लोग जो है कॉमन ले लेते हैं तो हमको ब्रैकेट में मिलेगा a प्लस बी कॉस 5, ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर जो है अगर हम लोग कॉस ओमेगा टी को कॉमन लेते हैं, कॉस ओमेगा टी को जो है कॉमन लेते हैं तो यहां पर मिलेगा हमको b साइन 5, b साइन 5, ठीक है। अब यहां देखो a प्लस बी कॉस 5 क्या था, a प्लस बी कॉस 5 था r कॉस थीटा, r कॉस थीटा। और यहां पर b साइन 5 क्या है, b साइन 5 किसके बराबर है, r साइन थीटा के बराबर है। तो यहां पर हो जाएगा r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। और इस तरीके से जो है हम लोगों को टोटल जो है y जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो जो है r कॉस थीटा और यहाँ पर होना चाहिए साइन ओमेगा टी। और यहाँ से जो है देखो अब r जो है कॉमन निकालेंगे और फिर जो है क्या हो जाएगा r और उसके बाद में कॉस थीटा साइन ओमेगा टी और साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, तो हो जाएगा r साइन थीटा r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि r स्क्वायर अगर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, r की वैल्यू क्या है भैया, r जो है ये जो है वेक्टर सम है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब r साइन थीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r साइन थीटा की वैल्यू क्या है, b साइन थीटा। तो ये हो जाएगा b साइन थीटा सॉरी b साइन 5 और इसका स्क्वायर प्लस a प्लस बी कॉस 5, a प्लस बी कॉस 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहां देखेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर
फाई प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab और ये हो जाएगा कॉस फाई। ये देखो यहाँ पर a प्लस बी को जो है हम लोग ब्रेक किए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस फाई प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पर b साइन फाई का जो है स्क्वायर निकाले तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। और हमको क्या पता है, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे हो गया यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। अब हमको जो है एक और, ये तो हो गया रिजल्टेंट। अब हमको एक और बात पता है, और वो क्या पता है यहां देखते हैं। चलिए आइए, तो जो है हमको एक पेज चाहिए भैया एडिशनल, तो जो है ये ले लेते हैं, वाइट स्क्रीन ही लेते हैं। चलो अब इंटेंसिटी के लिए हमको पता है कि I1 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर और I2 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू है के बी स्क्वायर। ये जो है इंटेंसिटी है लाइट की। अब इंटेंसिटी इज इक्वल टू जो एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है ए, तो के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये जो है इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है, और ये के क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से जो है जब हम लोग जो है आर के लिए जो है आई स्क्वायर आर निकाले तो ये जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2 के ए बी। और इस तरीके से जो है ये हो जाता है। अच्छा, हम लोगों ने और क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि हमको मिला था आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। अब यहां पर देखना है कि अगर फाई की वैल्यू मैं ले लेता हूं फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ऐसे कंडीशन में जो है कॉस फाई कितना हो जाता है, कॉस फाई की वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि कॉस 0 होता है 1। तो यहाँ पर जो है आर की वैल्यू हो जाएगी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस फाई की वैल्यू तो 1 हो गई है। तो यहां से मिल जाएगा हमको आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फाई की वैल्यू जो है 180 डिग्री ले लेता हूं, तो यहाँ पर जो है कॉस 180 की डिग्री कितनी, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पर मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ये माइनस कहाँ से आया, ये -1 यहाँ कॉस फाई की वैल्यू, और इस तरीके से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन है, कौन सी वाली कंडीशन है कि अगर जो है फाई की वैल्यू 180 डिग्री हो तो इसको हम लोग जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर जो है जब कॉस की वैल्यू 0 डिग्री हो तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो आपको जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब समझ में आ गया है, तो अब यहां पर देखो कि इंटेंसिटी के लिए जो है I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। इस तरीके से जो है हम लोगों को इंटेंसिटी भी मिल जाएगी। अब ये सारी चीजें जब हम लोगों ने समझ ली हैं, तो अब हम डायरेक्टली बढ़ सकते हैं यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया भैया, ये जो है एक समझ लीजिए कि एक वॉल है या एक पुट्ठे गत्ते का जो है टुकड़ा है, और इसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। अब ये छोटा सा छेद करने के कारण, क्योंकि लाइट जो है कैसा बिहेव करता है, वेव जैसा बिहेव करता है, तो लाइट जहां से भी जैसे भी करके आ रही है, वो जब इस पॉइंट में पहुंचेगी तो यहाँ पर हमको एक सेकेंडरी वेवलेट मिल जाएगा, और उस सेकेंडरी से जैसे कि प्राइमरी से जिस तरीके से वेव निकलता है उसी तरीके से यहाँ से वेव निकलती होगी। अब ये वेव जो है आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचेगी, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग जो है सेकेंडरी वेवलेट देख लेते हैं। तो एक ही वेव से जो है अब हमारे पास में 2 नए वेव निकले, और क्योंकि जो है सेम सोर्स से निकल रहे हैं तो ये कोहेरेंट भी होंगे,
ये बात तो हमको समझ में आ गई कि कोहेरेंट लाइट के सोर्सेज जो है हमको मिल गए। अब इन कोहेरेंट सोर्सेज में जो है हमको क्या क्या नजर आता है ये देखिएगा। तो अब इन कोहेरेंट सोर्सेज में जो है हमको नजर आता है कि या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। जब भी जो है भाई हम लोगों को इंटरफेरेंस के लिए जो है क्या कंडीशन क्या है, ये देखो इंटरफेरेंस की जो है जो मेन कंडीशन होती है वो ये होती है कि लाइट के जो है जो लाइट के जो है जो जितने भी जो है वेव्स हैं उसके बारे में जो है देखो। तो यहां पर जो है हम लोग ये देखो, ये एक लाइट ऐसे आ रही है और दूसरी लाइट जो है वो भी ऐसे आ रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। और फेज डिफरेंस अगर 0 डिग्री है तो फिर जो है इसका ये भी मतलब है कि या तो 0 डिग्री हो या तो 360 डिग्री हो या तो फिर जो है 720 डिग्री हो। और इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ के साथ में क्या होना चाहिए कि वेवलेंथ जो है वो एन लैम्डा हो। इनके बीच का जो क्या है फेज डिफरेंस हो उसको वेवलेंथ के मामले में बोला जाए कि एन लैम्डा हो। लेकिन मान लेते हैं कि दूसरी वेव ऐसे आ रही है और यहाँ पर जो है अगर हम लोग जो है यहाँ से ऐसे वेव चालू करते हैं तो इनके बीच में जो है जो डिफरेंस है वेव मतलब पाथ डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पाथ डिफरेंस की। तो पाथ डिफरेंस के लिए जो है कंस्ट्रक्टिव का रूल क्या है, कंस्ट्रक्टिव का जो रूल है वो है कि पाथ डिफरेंस जो है एन लैम्डा हो। लेकिन अगर जो है डिस्ट्रक्टिव हो तो डिस्ट्रक्टिव के लिए रूल है कि पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, पाथ डिफरेंस जो है वो होना चाहिए एन नहीं लैम्डा बाई 2 और यहाँ पर 2n+1। ये जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव के लिए लैम्डा बाई 2 2n। जब देखो यहाँ पर लैम्डा जब ये जो है पूरा का पूरा एक लैम्डा होता है, ये देखो पूरा का पूरा एक लैम्डा होता है। अब ये जो है हमारा हो गया लैम्डा बाई 2। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बताता हूँ। जब हमारी एक वेव ऊपर जा रही है उसी समय में क्योंकि जो है दूसरी वाली वेव जो है वो यहाँ से चालू होने वाली है तो वो नीचे जा रही होगी और यहाँ पर देखो कि आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन भी हम लोगों ने समझी। और अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो है कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में पता चल गया। तो अब यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस, यहाँ से वेव ये यहाँ तक पहुंचेगी और उसी समय में यहाँ से वेव ये यहाँ तक पहुंचेगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक जैसा है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है और ये जो है मिड वे में जो है यहाँ पर हम लोगों को तो दोनों अब यहाँ पे इक्वल जो है हम लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। या क्या कहना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल मिला जो कि क्या है कॉन्करेंट ट्रायंगल मिल गया। और इसलिए जो है ये और ये दोनों लेंथ बराबर होगी और यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोगों को जो है एक ऐसा पैटर्न मिलना चाहिए जहां पर जो है पाथ डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 और यहाँ पर हो गया 2n+1 लैम्डा। तो यहाँ से जो है या 2n-1 लैम्डा जैसा भी बोल दो। तो यहाँ पर हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यहाँ पर डार्कनेस रहेगी। फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है इंटरफेरेंस मिलेगा जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होगा और यहाँ पर जो है पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। अब हमको ये पता करना है कि पहली बात ये है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इस फ्रिंज की, मतलब इसको जो है बोलते हैं फ्रिंज, तो इस फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है। दूसरी बात यह है कि क्या डार्क वाले फ्रिंज और लाइट वाले फ्रिंज दोनों की चौड़ाई बराबर है। और तीसरा कि अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट P पे जो कि मिड वाली लाइन से जो है L डिस्टेंस के पे जो है रखा हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि डार्क फ्रिंज मिलेगा या लाइट फ्रिंज, मतलब लाइट फ्रिंज मिलेगा या डार्क फ्रिंज मिलेगा, ये चेक करना है। इन सारी चीजों के लिए आगे हमको क्या करना पड़ेगा, मैथ करना पड़ेगा। अब देखो
हम लोगों ने जो है ये जो दो होल बनाए हुए हैं इनका नाम रख देते हैं ए और बी, और मान लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। अब यहाँ से जो है जब हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाए तो यहाँ पर हमको ए डैश और बी डैश मिल गया, और इनके बीच का भी डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, डी। अब सोचो कि ए वाले जो है होल से निकल के जो एक लाइट जा रही है वो एक पॉइंट पी पे पहुंचेगी, तो इसका जो है जो लेंथ हो जाएगा वेव, मतलब जितना वेव जो है ऐसे चल के यहाँ से ऐसे आगे बढ़ी है, तो ये जो है वेव जो है कितना डिस्टेंस कवर करी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एपी। ठीक है, और इसी तरीके से बी से जो वेव जो है चल के जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको जो है हम लोग बोलेंगे बीपी, बीपी। अब जो है अगर हम लोगों को पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग क्या किए, ए से इस वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिए, और यहां से जो है अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है एपी, और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं एम, तो एमपी, तो एपी इज इक्वल टू एमपी हो गया, एपी इज इक्वल टू एमपी ले लिए। और यहां से जो है ये दोनों पाथ तो बराबर है, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा पीडी जो है वो एक्चुअली में बीएम आएगा। ये हमको समझ में आ गया। अब बीएम का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोगों ने यहां देखा कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, क्योंकि भैया अगर हम लोगों को ट्रायंगल पी और यहां पर ले लेते हैं ओ, और यहां पर ले लेते हैं एक्स, तो ट्रायंगल पी ओ एक्स में अगर हम लोग देखें तो एंगल पी ओ एक्स जो है ये थीटा है, और इसलिए जो है हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना निकलेगा, साइन थीटा निकलेगा पी एक्स डिवाइडेड बाय बी बी डैश या ए डैश। ये अब ये ए डैश के लिए जो है हम लोगों ने क्या किया कि स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल डी ले लेते हैं। कैपिटल डी क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन है। ठीक है, और ये एल क्या है, एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल पॉइंट टू दैट पॉइंट, जहां पे हम लोग फ्रिंज निकालने वाले हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। अब यहां पे सोचो कि क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है और इसके ऊपर जो है भाई ये वाला एंगल थीटा है, और इसी के ऊपर जो है 90 डिग्री में जो है ये वाली लाइन है, तो हमको ये वाला एंगल भी थीटा मिलता है। और इस तरीके से जो है बी एम मतलब यहां पर निकालेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी एम, तो ये हो जाएगा बी एम डिवाइडेड बाई ए बी, बी एम डिवाइडेड बाई ए बी। और ए बी क्या है, ए बी है डी, और बी एम क्या है, पाथ डिफरेंस है, तो इसको ले लेते हैं पी डी। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि पी डी इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब ये डी साइन थीटा यहाँ पे से मिल गया, और साइन थीटा की वैल्यू हमको पहले से पता है, तो पाथ डिफरेंस पी डी जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी डी इंटू, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एल बाई डी, तो ये डी एल डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, और ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, और अब जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है इंटरफेरेंस की जो है कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग चलिए जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पता चला, यहाँ पर हमको पता चला पाथ डिफरेंस पी डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो गया डी एल डिवाइडेड बाई डी। अब कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो है कंडीशन क्या हो जाएगा, यहां देखो हमको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस पी डी इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए। तो हम लोग एन लैम्डा को जो है डी एल डिवाइडेड बाय कैपिटल डी कर देंगे, और हमको ये एल ही तो निकालना है कि किस डिस्टेंस में फ्रॉम द मेन लाइन, मतलब मिडिल लाइन
वहां से किस डिस्टेंस में हमको कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज मिलेगा यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो L की वैल्यू हो जाएगी L इज इक्वल टू, ये देखो D को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n लैम्डा इंटू कैपिटल D और डिवाइडेड बाई स्मॉल d, और ये जो है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो है कंडीशन आ जाएगा। तो L ऐसा लेंथ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वहां पर हमको क्या मिलने वाला है, वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलने वाला है। यहाँ पर लिख देते हैं भैया, ये है ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। इसके बाद में अगली कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर 2n-1 होना चाहिए। तो अब यहाँ ये किसके इक्वल हो गया, ये जो है, अब भाई पाथ डिफरेंस तो हमारे लिए हमेशा से dl/d है ना, तो अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा L इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा बाय 2 और 2n-1 इंटू कैपिटल D और डिवाइडेड बाय स्मॉल d हो जाएगा। तो ये जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन मिल गया। और यहाँ से जो है हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब यहाँ पर जो है ये देखो कि दो भाई ऐसे हम लोगों को ब्राइट और डार्क इस तरीके से फ्रिंज मिल रहे हैं। अब इन ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के यहाँ पर जो है हमको ब्राइट फ्रिंज नंबर 1 मिल रहा है और यहाँ पर हमको ब्राइट फ्रिंज नंबर 2 मिल रहा है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग जो है डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू पहले 2 ले लेते हैं, n की वैल्यू पहले जो है 2 ले लेते हैं और फिर n की वैल्यू 1 ले लेते हैं और इनका जो है डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनका जो है डिफरेंस मिलेगा हमको लैम्डा d डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ये जो है हमको इनका जो है डिस्टेंस मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस के 2 डार्क फ्रिंजेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे तो हमको ब्राइट का डिस्टेंस मिल जाएगा। और डार्क फ्रिंजेस में जो है फिर से हम लोग लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर n की वैल्यू पहले क्या ले लेंगे, n की वैल्यू 2 ले लेंगे, फिर n की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर भी देखते हैं तो हमको लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, ये जो है क्या मिल रहा है, फ्रिंज विड्थ मिल रहा है। तो हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जब भी जो है हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो हमको फ्रिंज विड्थ जो है डार्क और ब्राइट का दोनों का बराबर मिलता है। ठीक है, पहली चीज ये समझ गए। दूसरी चीज ये सोचो कि इंटेंसिटी के बारे में क्या है, तो इंटेंसिटी भी जो है लगभग सेम, मतलब हर एक ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी दूसरे ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी के बराबर रहता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली। ये काम कहाँ आने वाला है, ये हमको काम आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसकी तैयारी करो। आगे कौन सा वाला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊं ये आप कमेंट सेक्शन में बता दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भैया। थैंक यू।